हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखेंगे और उसके बाद उसके इस तीनों पैरामीटर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि फोर्स, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो सबसे पहले एक कंसिडरेशन हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता है तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन से ऐसे दिखाते हैं। ये सब स्ट्रेट लाइन है, इक्वल गैप से और पैरेलल हैं सारे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है। ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एक डाइपोल को हम लोग रख देते हैं। मान लीजिए इस डाइपोल को हम लोग ऐसे रख देते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है डाइपोल का और एक चार्ज यहाँ पे है, और ये डाइपोल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। इस डाइपोल को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये चार्ज, ये जो यहाँ पे है, ये माइनस क्यू है, और यहाँ पे जो चार्ज है ये प्लस क्यू है। इस जगह पे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक का जो ये दूरी होता है इसको हम लोग 2D मानते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच का, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग 2D मान लेते हैं कि ये 2D डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच में। अब अगर सबसे पहला चीज़ हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं फोर्स यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करने चलें तो डेफिनेटली अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो डाइपोल में तो दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, तो दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। अब आप ये भी जानते हो कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव होता है तो उस पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है। मतलब इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा क्योंकि यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और इस चार्ज, ये माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगा। अब ये दोनों फोर्स, जो फोर्स लगता है वो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला था E इज इक्वस टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था F/Q। तो जो फोर्स यहाँ पे लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, Q इंटू ई के बराबर लगने वाला है। अब Q, यहाँ पे चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ E है, और यहाँ पे भी चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी E है। तो इधर जो फोर्स लगा, इधर जो फोर्स लगा ये भी QE लगा, और इधर जो फोर्स लग रहा है ये भी QE के बराबर लग रहा है। अब ये दोनों फोर्स जो डाइपोल पे लग रहे हैं दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जा रहे हैं। तो ऐसे फोर्स जब डाइपोल पे लगेंगे इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ पे नेट फोर्स ऑन डाइपोल अगर निकालते हो, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, इस डाइपोल पे नेट फोर्स अगर निकालोगे तो ये इन दोनों फोर्स का सम होगा। अब ये दोनों फोर्स वेक्टर जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ एफ नेट जो होगा, एफ नेट वो कितने के बराबर हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो नेट फोर्स यहाँ 0 लग रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है कि नेट फोर्स 0 डाइपोल पे तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे भी है। माइनस क्यू चार्ज के पास जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही प्लस क्यू चार्ज के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं। तो ये एफ नेट इज इक्वल टू 0 किसके लिए अप्लाई किया जाएगा, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होगा। लेकिन एफ नेट जो है वो 0 नहीं होगा अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स इस पे 0 नहीं होगा। नेट फोर्स 0 तभी होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को हम लोग रखेंगे। तो अब यहाँ तो नेट फोर्स 0 हो गया, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड जो पैरामीटर है वो हमें निकालना है ये टॉर्क, कि ये टॉर्क कितना होता है। तो पहले टॉर्क के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये टॉर्क क्या होता है। अब देखो यहाँ पे इस डाइपोल के दोनों एंड पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक QE और इधर भी QE, और दोनों अपोजिट लग रहे हैं। जैसा कि मान लीजिए कि ये पेन एक डाइपोल है, इस एंड पे इधर से एक फोर्स लग रहा है QE, और इस एंड पे यहाँ से एक फोर्स लग रहा है QE।
अब ये दोनों फोर्स जो होंगे इक्वल न अपोजिट हैं। जैसे खींच के देखो, यहाँ से ऐसे पकड़ के इस हाथ से इधर खींचूं और इस हाथ से इधर खींचूं तो इसमें एक टर्निंग इफेक्ट आएगा, ये टर्न करने का टेंडेंसी रखेगा, ऐसा टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो यहाँ ये रोटेट करने का एबिलिटी रख रहा है। तो ऐसे जगह पे हम लोग टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। ये टॉर्क कैलकुलेट यहाँ पे हम लोग करेंगे कि इसमें टॉर्क कितना लग रहा है, क्योंकि ये फोर्स इसको इधर खींचेगा और ये फोर्स इधर खींचेगा, तो यहाँ डेफिनेटली टर्न करेगा। तो ये एंगुलर फोर्स के कैटेगरी में आता है। इसको एंगुलर फोर्स हम लोग बोले अगर कि ये टॉर्क हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं जब ये रोटेट करेगा। तो ये टॉर्क जो होता है, टॉर्क होता है, हम लोग जानते हैं कि ये टॉर्क जो होता है इसको टाउ से दिखाते हैं हम लोग, टाउ। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब देखिए फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई। तो फोर्स की जगह पर हम लोग यहाँ चाहें तो रख सकते हैं क्यू ई, जो फोर्स लग रहा है यहाँ एक इंड के ऊपर, और इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए ये फोर्स जो है वो इस लाइन पे लग रहा है और ये फोर्स इस लाइन पे लग रहा है। तो डेफिनेटली इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो ये परपेंडिकुलर दूरी होगा वो ये होगा। इस वाले डिस्टेंस को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे, इस वाले डिस्टेंस को। अब ये वाला डिस्टेंस है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अगर हम लोग ये एंगल मान लें कि ये एंगल थीटा है, मतलब डाइपोल को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो कितने एंगल पे रख रहे हैं, थीटा एंगल के इंक्लिनेशन पे रख रहे हैं, और ये वाला दूरी कितना है 2d। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा ही होगा क्योंकि ये सब पैरेलल लाइंस है। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और ये जो हाइपोटेनस है वो 2d है, और हम लोग को ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर लिखोगे तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर इस ट्रायंगल में लिखिएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर हम l मान लें l, तो साइन थीटा इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाई 2d हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से l कितने के बराबर हो गया, 2d साइन थीटा के बराबर हो गया, 2d साइन थीटा के बराबर हो गया। मतलब ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, l है, और l कितना है 2d साइन थीटा के बराबर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, q इंटू ई इंटू 2d साइन थीटा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें कि q इंटू 2d इंटू ई इंटू साइन थीटा, उसी को रीअरेंज कर दिया मैंने। तो q इंटू 2d को आप क्या बोल सकते हो, p, q इंटू 2d p के बराबर होगा। तो डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इसको हम लोग, p इंटू ई, और यहाँ पे है साइन थीटा। अब यहाँ ध्यान से समझना, ये हम लोग टॉर्क लिख रहे हैं, टॉर्क। तो टॉर्क जो आया वो कितने के बराबर आया, p डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। ये थीटा क्या है, ये थीटा जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू, यही दिशा है ना, ये वाला, ये दिशा किसका होता है, p का डायरेक्शन, ये किसका होता है, p का, डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो ये थीटा यहाँ क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। अब P एक वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, और E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये थीटा जो है इन दोनों के बीच का एंगल है। तो ये जो टॉर्क होता है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर आप चाहो तो इस फार्मूला को आप वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से लिख सकते हो कि टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर भी आप चाहो तो लिख सकते हो आसानी से। तो टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा,
टर्निंग फोर्स जो यहाँ पे लगेगा वो कितने के बराबर लगेगा, P क्रॉस E के बराबर लगेगा, और इसको स्केलर के फॉर्म में लेके जाओगे तो पी ई साइन थीटा के बराबर आएगा। अब इसका डायरेक्शन निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आप क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना जानते हो। पी क्रॉस ई का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और टॉर्क का डायरेक्शन ये है, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो टॉर्क का भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन जानते हो, टॉर्क का भी डायरेक्शन जानते हो, तो डेफिनेटली आप इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन अगर जानते हो तो इसका डायरेक्शन आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्रॉस प्रोडक्ट का रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये होता है टॉर्क, टॉर्क ऑन द डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डाइपोल को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर इतना टॉर्क एक्ट करेगा। ये टॉर्क का भी फार्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। तो दो बातें हम लोगों ने अभी तक सीखी कि डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो नेट फोर्स कितना होगा, उस पर जीरो होगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो ये नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, ये नेट फोर्स कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे ई का वैल्यू बदल जाएगा और यहाँ पे भी ई का वैल्यू बदल जाएगा। दूसरा चीज़ हम लोगों ने निकाला कि इस पर टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क जो आया वो कितने के बराबर आया, पी क्रॉस ई के बराबर आया। और ये P क्रॉस E का डायरेक्शन अगर निकालना है वही डायरेक्शन टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा। और आप दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना 11 से ही जानते हो, आप आसानी से इसका डायरेक्शन निकाल सकते हो, निकाला जा सकता है। अपने पास बहुत सारे रूल्स हैं इससे रिलेटेड, उस रूल से रिलेटेड हम लोग डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट का, और वो तो तीसरा पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, कि इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक अलग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। वो फिगर हम लोग ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फुल व्यू है ये। अब अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं इसी डाइपोल का, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हम लोग करने वाले हैं। तो मान लिया जाए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी तरीक़ा से ऐसा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा हम लोग स्ट्रेट लाइन, ये फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस स्ट्रेट होंगे, पैरेलल होंगे और सबके बीच का गैप बराबर होगा, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, ई है, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक डाइपोल को रख देते हैं। तो मान लो कि डाइपोल को मैंने ऐसे रख दिया, यहाँ पे एक डाइपोल को ऐसे रख दिया, ये डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल ऐसे मैंने रख दिया। अब ये डाइपोल अभी आपने देखा होगा कितने एंगल पे रखा हुआ है, 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, क्योंकि ये P का डायरेक्शन ऊपर है और E का डायरेक्शन इधर है, तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर इनिशियल इसका एंगल हम लोग देखें तो इनिशियल एंगल मैंने कितने पे रखा है, 90 पे। इसको हम लोग रेफरेंस बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, रेफरेंस पे करता है। तो रेफरेंस सेट करना पड़ता है हम लोग को, तो यहाँ 90 डिग्री पे रेफरेंस मान के चलते हैं हम लोग। अब देखिए, जब भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने निकाला है किसी भी चीज़ का, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हमने सबसे पहला काम क्या किया है, हमने वर्क डन कैलकुलेट किया है। तो अगर इस डाइपोल को पकड़ के अगर थोड़ा सा ऐसे इधर शिफ्ट किया जाए, इस तरफ शिफ्ट किया जाए, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नली इसको शिफ्ट करने के लिए। क्योंकि देखिए, इस पे एक फोर्स तो इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है इस तरफ ऐसे पॉजिटिव चार्ज पे, और नेगेटिव चार्ज पे इधर लग रहा है। तो इसका रोटेट करने का टेंडेंसी इधर होगा ऐसे, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे रोटेट करा दे, ऐसे इस तरीक़े से। ये रोटेट करने का टेंडेंसी ऐसा रख रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऐसे लगेगा इधर, तो ये रोटेट करने का टेंडेंसी ऐसे रख रहा है, ऐसे ऐसे। अगर हम चाहें कि ऐसे रोटेट करा दें तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स कितने के बराबर होगा आप जानते हो, Q इंटू ई के बराबर जो यहाँ पे लग रहा है, वो फोर्स लगा के कम से कम हम लोग ऐसे रोटेट कराना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि इसको 90 डिग्री से ऐसे थीटा एंगल तक हमको रोटेट कराना है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जो टॉर्क है, लगने वाला टॉर्क, वो डिपेंड कर रहा है एंगल पे, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि एंगल पे ये डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे ये थीटा आप बदलते जाओगे, इस पे लगने वाला जो टॉर्क है वो भी चेंज होता चला जाएगा। तो डेफिनेटली जो वर्क डन यहाँ करेगा
वर्क डन जो होगा वो एक वेरिएबल फोर्स के थ्रू हो रहा है, एक वेरिएबल फोर्स के थ्रू हो रहा है। तो उस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन का टूल इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ सकता है। इंटीग्रेशन के टूल के थ्रू ही हम लोग उस वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर फोर्स का बात किया जा रहा है। तो अगर अगर हम लोग मान लें कि इफ़ डाइपोल is rotated, if dipole is rotated by d थीटा, एक छोटा सा एंगल डी थीटा से रोटेट किया गया डाइपोल को, तो डाइपोल को डी थीटा से अगर आप रोटेट करोगे तो डेफिनेटली एक छोटा वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन हम लोग लिख सकते हैं जनरलाइजेशन करके कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क क्या है यहाँ पे, एक एंगुलर फोर्स है, डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन दे देगा यहाँ पे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। यहाँ पे टॉर्क के टर्म में मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि टॉर्क हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और टॉर्क के टर्म में हम लोग इस फार्मूला को निकालेंगे। अब टॉर्क इस पर कितना लग रहा है हम लोग जानते हैं, टॉर्क जो लग रहा है वो कितने के बराबर लग रहा है, पी साइन थीटा के बराबर लगता है, अभी हम लोग जानते हैं। तो डी डब्ल्यू जो यहाँ पे आया है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा के बराबर है। अब अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड पे, कि अगर मान लें कि ये 90 डिग्री पे पहले रखा था और इसको रोटेट करके हम लोग कितने पे ले गए, थीटा पे। तो इफ़ डाइपोल इज रोटेटेड from 90 degree to theta, if dipole is rotated from 90 degree to theta, 90 डिग्री से थीटा पे रोटेशन हो रहा है, तो वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं। तो वर्क डन फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा डिग्री, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए, वर्क डन फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा डिग्री, एंड इट इज़ इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब आप जानते हो P जो है डाइपोल मोमेंट Q इंटू डी के बराबर होता है, Q इंटू 2D के बराबर होता है, तो ये तो कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ये दोनों कांस्टेंट है। अब यहाँ लिमिट जो लगाओगे वो थीटा के हिसाब से लगाओ, क्योंकि ये दोनों टर्म तो कांस्टेंट है। थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 90 से थीटा तक, तो यहाँ 90 डिग्री टू थीटा एंगल जो चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, पी ई इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन किसका हुआ, 90 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो एक साइन तो यहाँ पे आ गया माइनस, तो माइनस पी इंटू ई यहाँ दिखाई दिया, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा, माइनस को बाहर निकाल दिया मैंने पहले ही, 90 टू थीटा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस पी ई यहाँ कॉस थीटा, सबसे पहले अपर लिमिट तो कॉस थीटा, और माइनस लगा के लोअर लिमिट तो कॉस 90 कितना होता है, ज़ीरो, तो ये टर्म आपका ज़ीरो हो गया, और ये टर्म अगर ज़ीरो हो गया तो बचा क्या, ये टर्म अपने पास बचा, तो माइनस पी ई कॉस थीटा बच रहा है। यही आया वर्क डन, और यही वर्क डन जो है, ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नली फोर्स लगा के हम लोग इसको रोटेट करने का कोशिश किए, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। अब ये एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इतना वर्क डन अगर हुआ तो डेफिनेटली ये वर्क डन इस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको यू से हम लोग दिखाते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको यू से हम लोग दिखाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने निकाल दिया, तो ये U को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस P डॉट E लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि P भी यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी है और E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और थीटा क्या है, P और E के बीच का एंगल है। तो P E कॉस थीटा को आप स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखोगे तो माइनस पी डॉट ई लिख सकते हो। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकला वो कितना निकला, वो निकला U इज इक्वस टू माइनस पी डॉट
ई के बराबर निकला। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आपको एक सिस्टम मिलेगा। देखो ये सिस्टम क्या मिला, तो यहाँ देखिए ये सिस्टम ये मिला कि टॉर्क जो हुआ वो पी क्रॉस ई हुआ, टॉर्क जो हुआ वो पी क्रॉस ई हुआ, और जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो हुआ माइनस पी डॉट ई। तो ये डॉट प्रोडक्ट से आता है पोटेंशियल एनर्जी और क्रॉस प्रोडक्ट से आता है टॉर्क। ये आपको ध्यान में रखना है। और नेट फोर्स कितना होता है, 0। ये तीनों पैरामीटर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। लेकिन ये सब जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया ये सब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया है। अब इसके अंदर में कुछ केसेस होते हैं जिस केसेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इन तीनों पैरामीटर को अलग अलग तरीक़ा से कैलकुलेट करते हैं। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये आपके बोर्ड के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ कि बोर्ड में आपको ये काम आता है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये आपका। अब देखो अगर इसमें हम लोग केसेस को डिस्कस करें, अलग अलग केसेस को डिस्कस करें, तो देखिए इस केसेस को कैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ज़रा समझिएगा इसको ध्यान से कि हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं इस केसेस के अंदर में वो ये है कि डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो अलग अलग ओरिएंटेशन पे हम लोग प्लेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये केस 1 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। केस 1 पहला केस, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लो कि E है, और इसमें मैंने डाइपोल को रख दिया। डाइपोल को ऐसे रखा है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये डाइपोल ऐसे रखा, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि ये माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, तो ये डाइपोल का मोमेंट का डायरेक्शन, मतलब पी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वो इधर होगा, ऐसे ये डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन है। तो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 0। तो इस केस में जो थीटा है वो थीटा कितना है, 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है। अब एफ नेट फोर्स इस केस में निकालोगे तो एफ नेट तो 0 ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे हमेशा नेट फोर्स कितना लगता है, 0 ही लगता है, क्योंकि दोनों चार्जेस पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो 0 होता है, बराबर और अपोजिट होता है। इस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा और इस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, नेट फोर्स अभी भी 0 होगा। अब यहाँ पे टॉर्क अगर निकालते हो इसका कि टॉर्क अगर निकालोगे यहाँ, तो टॉर्क आप जानते हो पी साइन थीटा होता है, पी ई साइन थीटा होता है, साइन थीटा थीटा कितना, 0, साइन 0 कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, मतलब इस डाइपोल पे फोर्स भी 0 है और टॉर्क भी 0 है। अब उसी तरीक़ा से इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालते हो, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो वो होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है, 0, कॉस 0 कितना होता है, +1। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी आया वो माइनस पी इंटू ई के बराबर आया। अब अभी मैं इसको बस कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे अलग अलग केसेस को, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब केस नंबर 2 पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग। केस नंबर 2 ये वाला देखो, केस नंबर 2 में मैं क्या करता हूँ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंसीडर किया ऐसा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा, इस तरीक़ा से रखा, ये इधर प्लस क्यू चार्ज रख दिया और इधर माइनस क्यू चार्ज है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो डाइपोल मोमेंट का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो किधर है, इधर ये डायरेक्शन है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट, मतलब ये एंटी पैरेलल केस है। इसको थीटा इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन यही था और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही था, तो थीटा 0 था। यहाँ दोनों के बीच का एंगल, पी और ई वेक्टर के बीच का एंगल 0 था, तो इसको हम लोग पैरेलल केस बोलते हैं। ये पैरेलल था, ये पैरेलल डाइपोल था, पैरेलल रखा गया था। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, मतलब यहाँ थीटा जो है ये कितना पे रख दिया मैंने, 180 डिग्री पे,
और 180 डिग्री पे रखा है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल रखा गया है। अब इस केस में जब थीटा 180 है तो इस केस में नेट फोर्स निकालोगे तो एफ नेट अभी भी कितना मिलेगा आपको, ज़ीरो मिलेगा, एफ नेट इज इक्वस टू ज़ीरो मिलेगा। और अगर आप टॉर्क निकालोगे, टॉर्क, तो टॉर्क इस केस में पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, साइन 180, साइन 180 भी कितना हो जाएगा, 180 ज़ीरो, तो साइन 180 ज़ीरो मतलब टॉर्क भी कितना निकला, ज़ीरो। और पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालते हो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर निकाला जाए तो वो माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है, -1, माइनस माइनस मिल के क्या हो गया, ये +1 हो गया, तो पी ई के बराबर हो गया, प्लस पी ई के बराबर हो गया। अब इन दोनों केसेस में अंतर देखो, इस केस में नेट फोर्स और टॉर्क ज़ीरो है। अब वर्क पावर एनर्जी 11th का याद करिए, वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा इधर साइड में दिखाता हूँ, एक ग्राफ हम लोगों ने ऐसा एक ट्रेस किया था एग्जाम्पल के तौर पे, इस तरीका का एक हम लोगों ने केस कंसीडर किया था। ये एक ऐसा केस हम लोगों ने कंसीडर किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा जाए, एक ऑब्जेक्ट एक बार इस जगह पे रखा जाए और एक बार इस जगह पे रखा जाए, ये तीनों पॉइंट्स क्या क्या बोले गए थे अपने, ये जो पॉइंट था इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोले थे, क्योंकि यहाँ से अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूँ तो इसका टेंडेंसी होगा वापस इसी पोजीशन पे आ जाना, ये ऐसे ऑसिलेट करके, इस तरीक़ा से ऑसिलेट करके वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन इस पोजीशन से बॉल को हल्का सा भी ड्रैग कर दोगे तो ये परमानेंटली अपने पोजीशन को छोड़ देगा। और यहाँ पे इसका एनर्जी भी हाई है, ये एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी होता था इस एक्सिस पे, इस पोजीशन पे इसका पोटेंशियल एनर्जी भी हाई है और इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। तो अगर एनर्जी कम होता है तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा और यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे कम है, मतलब ये पोजीशन स्टेबल पोजीशन और ये पोजीशन क्या है, अनस्टेबल पोजीशन है। तो अनस्टेबल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हाई होता है, एनर्जी हाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हाई है ना, प्लस पी है, और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस पी है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी छोटा है और ये पोटेंशियल एनर्जी बड़ा है। तो इस वाले केस को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल डाइपोल। अगर इस तरीका से डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इसको हम लोग अनस्टेबल डाइपोल बोलते हैं। और इस केस में या ऐसा अगर रखा जाए, पैरेलल रखा जाए डाइपोल को, तो इसको हम लोग स्टेबल बोलते हैं। अब फोर्स और टॉर्क अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो हो जाए, फोर्स और टॉर्क अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जीरो हो जाए तो आप जानते हो फोर्स और टॉर्क जीरो होने पे वो इक्विलिब्रियम में बोला जाता है कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे भी फोर्स और टॉर्क जीरो है तो ये डाइपोल इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पे भी फोर्स और टॉर्क जीरो है तो ये डाइपोल इक्विलिब्रियम है। मतलब पैरेलल रखो या एंटी पैरेलल रखो, इन दोनों केस में फोर्स और टॉर्क जीरो है तो इन दोनों केस में डाइपोल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। तो ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है डाइपोल का, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, लेकिन इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी हाई है, तो ये पोजीशन जो है ये इसका अनस्टेबल पोजीशन है और ये जो पोजीशन है वो स्टेबल पोजीशन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। जब डाइपोल पैरेलल रखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, और जब डाइपोल को एंटी पैरेलल रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल। तो अब यहाँ दोनों को कंपेरिजन करके हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। इस कंडीशन में अगर डाइपोल रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। अब एक बार वापस रिपीट करता हूँ, स्टेबल का यहाँ मतलब है एनर्जी मिनिमम होना। ये डाइपोल का जो एनर्जी है ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, एनर्जी मिनिमम है, इससे स्टेबल है। और इक्विलिब्रियम में क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि फोर्स और टॉर्क यहाँ क्या हो गया है, जीरो, नेट फोर्स और टॉर्क यहाँ पे जीरो लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम में है। अब उसी तरीका से ये जो पोजीशन है, ये डाइपोल का जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम
ऑफ डाइपोल, इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्लस पी है, मैक्सिमम है। ये पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो अनस्टेबल है। और इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नेट फोर्स और टॉर्क इस कंडीशन में क्या होता है? जीरो। तो ये सवाल कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं कि डाइपोल का स्टेबल और अनस्टेबल पोजीशन। डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देता है कि डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर दे दिया कि प्लेस किया गया है तो आपको समझ जाना है कि वो पैरेलल प्लेस किया गया है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में प्लेस किया गया है तो आपको समझ जाना है एंटी पैरेलल प्लेस किया गया है 90 डिग्री के एंगल पे, और सॉरी 180 डिग्री के एंगल पे। अगर इस डाइपोल को आप 90 डिग्री के एंगल पे प्लेस करते हो तो 90 डिग्री के एंगल को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर केस थर्ड में अगर हम लोग कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लें कि डाइपोल को 90 डिग्री पे प्लेस किया जा रहा है, तो ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को ऐसे रख दीजिए, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल ऐसे रख दिए, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये पी का डायरेक्शन, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, तो नेट फोर्स तो इस केस में भी क्या होगा? ज़ीरो। ये हमेशा ज़ीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो। और टॉर्क इस केस में अगर निकालोगे तो टॉर्क भी इस केस में कितने के बराबर हो जाएगा? पी साइन थीटा, पी साइन थीटा के बराबर हो गया, पी साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये कितने के बराबर आएगा? पी के बराबर। तो यहाँ देखिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है डाइपोल का, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन टॉर्क जो है यहाँ पे जीरो नहीं है। टॉर्क जीरो नहीं है तो इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा, इसमें मूव करने का टेंडेंसी होगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, ये बॉडी अभी इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि यहाँ टॉर्क लग रहा है और ये टॉर्क इसको रोटेट कराने का टेंडेंसी रखता है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल अगर निकालते हो पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस 90 कितना हो जाता है? ज़ीरो। तो ये कितना आया? ज़ीरो। अब यहाँ ज़ीरो, ये जो ज़ीरो है यहाँ ध्यान से समझना, ये जो ज़ीरो है आपके पास, ये ज़ीरो है, पहले केस में माइनस पी था तो नेगेटिव छोटा होगा जीरो से, मतलब सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी इसी केस में है। पैरेलल के केस में पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम आता है क्योंकि ये नेगेटिव है, और ये जब 90 डिग्री पे रखा जा रहा है तो ये ज़ीरो रह रहा है, तो ज़ीरो तो बड़ा है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ बढ़ जा रहा है, तो ये मिनिमम पोटेंशियल है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? माइनस पी, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होता है? प्लस पी के बराबर होता है। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का आ रहा है। तो ये जो कंडीशन है ये डाइपोल का, ये रेफरेंस कंडीशन है। ये रेफरेंस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट इसको हम लोग मानते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है डाइपोल का? ज़ीरो होता है। लेकिन डाइपोल का मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ये नहीं है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस पी, और वो तब होगा जब ये डाइपोल को पैरेलल रखा जाएगा। तो इस तरीका से ये डाइपोल से रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। आप चाहो तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का भी, ये हम लोग का टॉपिक क्लियर हो गया। और लगभग ये चैप्टर जो है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला हिस्सा है, जो बहुत बड़ा पोर्शन था, जिस पोर्शन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब छोटे छोटे पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे। वो छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम लोग कैपेसिटर में इंटर करेंगे। थैंक यू।